हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा नया चैप्टर अनुवांशिकता है। इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अनुवांशिकता। ठीक है, पहले तो अनुवांशिकता होता क्या है। तो अनुवांशिकता क्या होता है? अनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरण को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता। फिर आएगा आपका अनुवांशिक गुण किसे कहते हैं। आइए परिभाषित करते हैं। ये हमारा चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता। तो कहता है अनुवांशिक गुण। आनुवांशिक गुण। आनुवांशिक गुण किसे बोलेंगे? तो वैसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के द्वारा उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे? आनुवांशिक गुण। अगर आनुवांशिक गुण तो कैसे बोलेंगे? वैसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी माता पिता से उनके संतानों में संचरित होते हैं, उसे आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण बोलते हैं। पैतृक गुण कहते हैं। तो आनुवांशिक गुण क्या होता है? वैसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो है माता पिता के माध्यम से उनमें उत्पन्न गैमीट युग्मक के माध्यम से जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? आनुवांशिक गुण बोलते हैं। तो जैसे देखो, जितने भी आनुवांशिक गुण है वो आनुवांशिक गुण कहाँ से आता है? लैंगिक जनन से। लैंगिक जनन में जो होगा जितने भी युग्मक का जो संलयन होता है यानी निषेचन की गई होती है, एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक, उसके मिलने से जो है उसके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। और उस युग्मनज में जो है दोनों पीढ़ी का, उनकी माता का गुण और कुछ पिता का गुण जो है उनका संचरण होता है। तो वैसे गुण को जो बोले क्या बोलते हैं? अनुवांशिक गुण बोलते हैं। वैसे गुण को क्या बोलेंगे हम? अनुवांशिक गुण बोलेंगे। अब जो है ये अनुवांशिक गुण, तो इसमें क्या होगा? अनुवांशिकता को परिभाषित कर सकते हैं हम। अनुवांशिकता को आनुवांशिकता अनुवांशिकता को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि पैतृक गुण यानी कि अनुवांशिक गुण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अनुवांशिकता बोलते हैं। अनुवांशिकता क्या होगा? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का, पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है जेनेटिक्स अनुवांशिकी। उसमें तो उसको परिभाषित करने के लिए हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिकता और वेरिएशन यानी विभिन्नता के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी बोलते हैं, यानी जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स जो को ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है, जेनेटिक्स के पिता बोले जाते हैं, यानी कि अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम उन्होंने अध्ययन किया था। अगर हम देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म जो है 1822 में हुआ और मृत्यु जो है 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके मरने के बाद जो है इनका जो जितना भी प्रयोग किया था वो सफल हो पाया। जब ये प्रयोग कर रहे थे, ये लगभग 1857 से लेके 1865 लगभग लगातार 8 वर्षों तक उन्होंने
लगातार 8 वर्षों तक उन्होंने कार्य किया। उन्होंने लगातार 8 वर्षों तक कार्य किया और उनका फल जाके मिला उनको 1900 ईस्वी में जो है 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक आए। उन तीनों वैज्ञानिक ने जो है उनके प्रयोगों को पुनः दोहराया गया और पुनः दोहराया गया। तो उसके बाद पता चला कि ग्रेगर जॉर्मेंडल ने ये तो प्रयोग कर चुके हैं, तो उनको तब जाके उनको उपाधि मिल पाया ग्रेगर जॉर्मेंडल को। देखो ग्रेगर जॉर्मेंडल ने सर्वप्रथम जो अपने प्रयोग में मटर के पौधे का उपयोग किया। मटर का पौधा देखो, मटर का पौधा का साइंटिफिक नाम है पाइजम सेटाइवम। देखो ये मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइजम सेटाइवम। देखो मटर का पौधा उपयोग क्यों किया ग्रेगर जॉर्मेंडल? ये सवाल उठता है कि मटर का ही पौधा क्यों उपयोग किया, और चीज का भी कर सकता था। तो उन्होंने मटर का पौधा का उपयोग इसलिए किया क्योंकि देखो ये तो पहली बात तो ये वार्षिक है, यानी प्रत्येक वर्ष मटर का पौधा मिल सकता है। पहला हम क्या लिख सकते हैं? ये वार्षिक पौधा है। कैसा पौधा है? वार्षिक पौधा है। वार्षिक पौधा का इसका जो अवधि है ना ये कम समय तक रहे, मतलब कि हम एक साल में जो है ये नया पौधा उत्पन्न हो सकता है। अगर मान लो हम किसी आदमी पर करते तो आदमी को जीने में लग जाता 24 साल, मान लो 24 साल में वो नए संतान को उत्पन्न कर सकता है, या फिर 18 के बाद ही करेगा। उससे फिर जो नया शिशु जन्म होगा उसको फिर जन्म करने योग्य क्षमता आएगा। फिर इस तरह से करते आएगा तो लगभग 1 से 2 पीढ़ी के बाद वो तो समाप्त हो जाता ग्रेगर जॉर्मेंडल। तो इसीलिए उन्होंने जो मटर के पौधे का उपयोग कर, जो कि वार्षिक पौधा था, और ये जो एक वर्ष में जो एक वर्ष में ये अपना फल उत्पन्न कर देता था, यानी कि नए शिशु का जन्म कर देता, नया पौधा बन जाता था। तो इसका पहला है ये वार्षिक पौधा था। दूसरे की बात करें तो इसमें जो है अनेक विपरीत लक्षण देखने को मिला। इन पौधों में जो अनेक तुलनात्मक लक्षण देखने को मिला, यानी कि इनमें जो है अनेक विपरीत लक्षण देखने को मिला। इसी कारण हमने इसका उपयोग किया। और जो है इसमें इसमें द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है, इसीलिए इसका उपयोग किया गया। इसमें द्विलिंगी पुष्प, ऐसे पौधा में जो द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है। फिर और अगर बात करते हैं चौथे नंबर की, द्विलिंगी पुष्प के साथ साथ जो इनमें जो है स्वपरागण की क्रिया के लिए, इसमें जो है द्विलिंगी पुष्प पाए जाने के कारण इसमें स्वपरागण की क्रिया आराम से हो सकता है। तो इन सभी कारणों से जो है मेंडल ने जो मटर के पौधे का उपयोग किया। पाइजम सेटाइवम। तो हमने देखा कि ग्रेगर जॉर्मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग क्यों किया। तो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पहली बात तो जो भी मटर के पौधे हैं ये वार्षिक पौधे हैं, यानी कि ये जो है एक वर्ष में जो है नए पौधे उत्पन्न कंप्लीट हो जाते हैं, उससे हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। और जो है इनमें इनकी पुष्पें जो है वो द्विलिंगी पुष्प पाई जाती है। यानी नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो है इन पौधों में जो है स्वपरागण की क्रिया होती है। स्वपरागण की क्रिया यानी कि एक ही पुष्प का परागकण दूसरे उसी पुष्प के स्टिग्मा पे जाएगा, उसको बोलेंगे हम स्वपरागण। और ये द्विलिंगी पुष्प है। तो इस हिसाब से उन्होंने मटर के पौधे का, इन्हीं सभी कारणों से उन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया। अब जो है अब हम देखते हैं इसमें अब जो है एकल संकरण, एक संकरण इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो एक संकर संकलन किसे बोलते हैं? तो इसमें क्या होता है, तो मेंडल साहब ने क्या किया, उन्होंने जो है एक गुण लिया। एक गुण के आधार पर उनके दो विपरीत लक्षण, एक पौधा में अलग लक्षण, दूसरे पौधा में अलग लक्षण, दोनों लक्षणों को मिलाकर उनके बीच जो है संकरण कराया। यानी कि जब हम दो विपरीत लक्षणों को लेकर उसके बीच संकरण कराते हैं तो उसे बोलते हैं एकल संकरण। इसको अगर परिभाषित करना है तो लिख सकते हैं कि
जब दो पौधा के दो विपरीत लक्षण को लेकर संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकरण कहते हैं। तो जब दो पौधा लेंगे उसमें अलग अलग लक्षण होगा, उन लक्षणों को लेकर हम उसके बीच क्रॉस कराएंगे इसे ये बोलेंगे एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो उन्होंने एक गुण लिया कि तने की लंबाई, एक गुण लिया तने की लंबाई। अब देखो ये तने की लंबाई जो है, तने की लंबाई हो सकता है ये लंबा हो या बोना हो। तो तने की लंबाई कैसा हो सकता है, लंबा भी हो सकता है और बोना भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है और बोना भी हो सकता है। तो उन्होंने एक ऐसा गुण लिया और उस गुण में जो दो विपरीत लक्षण पाए गए, अब हम उनका क्रॉस कराएंगे। देखिए उससे पहले जो है आपको कुछ समझना जरूरी है कि कुछ टर्मिनोलॉजी देखो, जैसे हम लंबा लेते हैं, लंबा के लिए हम लिखेंगे कैपिटल टी और बोना के लिए लिखेंगे स्मॉल टी। ठीक है, अब हम एकल संकरण कराते हैं। तो उन्होंने पहले जो है हम एक मेल पार्ट लेते हैं, इसको मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, मेल में हमने जो पौधा लिया है वो लंबा पौधा है, ये मटर का पौधा लंबा है, इसको कैपिटल टी बोल दिए। दूसरा जो है ये फीमेल वाला पार्ट बोना पौधा है, स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच जो है पहले गैमेट का निर्माण करेंगे, इसमें पहले युग्मक का निर्माण होगा, ये युग्मक बन गया। देखो पहले पीढ़ी में इनको जनक बोलेंगे, तो ये पहले वाली पीढ़ी के जनक को हम P1 से इंगित कर सकते हैं, P1 से। अब जो इसमें गेमेटोजेनेसिस होगा तो ये हो गया गेमिट का निर्माण, यानी युग्मक का निर्माण, ये हो गया युग्मक। अब ये फीमेल पार्ट है, फीमेल में भी ओवम का निर्माण होगा, उसके युग्मक का निर्माण होगा स्मॉल टी। देखिए अब जो ये युग्मक का निर्माण होगा, अब इसमें जो है हम निषेचन की क्रिया कराएंगे दोनों में। तो यहाँ का देखिए ये स्पर्म है, ये ओवम से मिला, क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद ये ओवम ये स्पर्म इसके ओवम से मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो पहले जो है हमने क्या किया, दोनों जनक के बीच जब हमने सब संकरण कराया तो जितने भी बच्चे उत्पन्न हुए वो F1 पीढ़ी के हो गए, F1 पीढ़ी के फर्स्ट फिलियर जनरेशन हो गया, इसको फर्स्ट फिलियर जनरेशन होने के और सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। यहाँ जो है सभी इसको जब देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें ये देखो लंबा वाला गुण भी है और ये बोना वाला भी गुण है, लेकिन जो है कैपिटल टी जो डोमिनेट कर जाता है, ये जो प्रभाविता के नियम के अनुसार ये प्रभावी हो जाता है, कैपिटल टी प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण जब पौधा लंबा दिखाई पड़ता है। तो ये भी लंबा हो गया, ये भी लंबा, ये भी संकर लंबा हो जाता है, या मिश्रित लंबा कह सकते हैं इसको, मिश्रित लंबा, क्योंकि इसमें दोनों गुण पाया जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी पौधे थे सभी लंबे प्राप्त हुए। मेंडल का जो है F1 जनरेशन में जितने भी पौधे प्राप्त हुए सभी कैसे थे, लंबे पौधे थे, और लंबे पौधे इसका जीनोटाइप जो था मिश्रित था, संकर लंबा बोल सकते हैं, ये मिश्रित लंबा। तो जितना भी हमें पौधा प्राप्त हुआ था, तो देखो मेंडल साहब ने क्या किया, एक दो पौधा लिया मटर का, एक लंबे वाला पौधा और एक जो है छोटे वाले पौधा यानी बोना पौधा लिया, और उन दोनों के बीच संकरण कराया गया। संकरण कैसे किया गया हुआ कि दोनों के बीच है एक का जो द्विलिंगी पुष्प है तो दोनों में पुंकेसर होगा, स्त्रीकेसर होगा, तो इसका स्त्रीकेसर इसके पुंकेसर के साथ निषेचन करा दिया।
कृत्रिम निषेचन करा दिया। कृत्रिम निषेचन के बाद जो नया पौधा उत्पन्न हुआ, नया बीज जो उत्पन्न हुआ, वो उन बीजों को जब ग्रो कराया गया तो उनमें देखा गया कि सभी पौधे जो है फर्स्ट जनरेशन के सभी लंबे प्राप्त हुए, ये इसको फर्स्ट जनरेशन बोल दिए। उसके बाद जो है इन्हीं दो लंबे पौधे को लिया गया, संकर लंबे पौधे को लिया गया, उसके भी सेल्फिंग कराया गया, मतलब दोनों को भी स्वपरागण कराया गया। चलिए कराते हैं। देखो अब F1 पीढ़ी में हमने जो है कैपिटल टी स्मॉल टू ये संकर लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये संकर लंबा है, इसके बीच सेल्फिंग कराया गया। ये जो है ये सेल्फिंग होता है, सेल्फिंग यानी स्वपरागण कराया गया। जब ये स्वपरागण कराया जाएगा इसमें फिर गेमिट का निर्माण होगा, ये गेमिट का यानी कि अब ये जो है P2 पेरेंट हो गया, पहले P1 पेरेंट, अब ये P2 पेरेंट हो गया। अब इसमें गेमिट का निर्माण होगा, इसमें भी गेमिट का निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये युग्मक हो गया, युग्मक, युग्मक। अब जो है ये युग्मक हो गया, अब इसके बीच सेल्फिंग कराने यानी कि इसमें निषेचन की क्रिया कराएंगे। ये कैपिटल टी के साथ मिलेगा, कैपिटल टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसके साथ मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसके साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो जब इसका सेकंड जनरेशन, ये इसका हो गया सेकंड F2 जनरेशन, सेकंड फेलियर जनरेशन। सेकंड फेलियर जनरेशन में जब देखा गया तो ये देखो ये लंबा पौधा उत्पन्न हो रहा है, और ये संकर लंबा इसको बोल सकते हैं, या मिश्रित लंबा, संकर लंबा, ये भी संकर लंबा, और ये बोना पौधा प्राप्त हुआ। तो इससे मेंडल ने कहा कि फर्स्ट जनरेशन में तो हमने सभी लंबे पौधे उत्पन्न किए थे, लेकिन सेकंड जनरेशन में जो क्या हुआ, लंबा पौधा भी हुआ, बोना पौधा भी हुआ, और संकर लंबा पौधा भी उत्पन्न हो गया। इसके बाद उन्होंने बताया कि जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो, इसी के आधार पर देखिए, इसी के आधार पर जो जीनोटाइप रेशियो क्या होता है कि उसका जीनी संरचना, किसी भी जीव की जीनी संरचना को हम जीनोटाइप बोलेंगे। फिनोटाइप वैसी उनका जो वैसा गुण जो आपको दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, उसको फिनोटाइप बोलेंगे। इसी का जो अब अनुपात निकाला गया, जैसे देखो ये फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो देखो ये 1 2 3 पौधे थे, लंबे थे, 3 पौधे कैसे थे, लंबे पौधे थे, उन्होंने रखा 3 अनुपात, क्योंकि देखो हम देख के बता सकते हैं क्या ये लंबा है ये छोटा है, तो ये हो गया उसका फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप रेशियो 3 पौधे कैसे थे, लंबे थे, तो उनको 3 लिखा, और एक पौधा बोना था, इसको 1 लिखा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो है फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, 3:1, 3:1। जीनोटाइप रेशियो की बात करें, जीनोटाइप रेशियो देखो, जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, उसका जीनी संरचना देखो, इसका जीन देखो, इसके जीन में दो कैपिटल टी है, इसके जीन में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, इसमें दोनों स्मॉल टी है। तो इसका जीनी संरचना जब देखा जाता है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। देखो यहाँ कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी एक है, यानी एक, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 1 2 है, और स्मॉल टी कितना है, 1, यानी कि इसका जीनोटाइप रेशियो कितना हो जाता है, जीनोटाइप रेशियो 1:2 और 1। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो 3:1 होता है, और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होता है। तो इस प्रकार से हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है समाप्त हो गया। तो धन्यवाद। आज हमको देखना है द्विसंकर संकरण या द्विगुण संकरण। द्विसंकर संकरण, डायहाइब्रिड क्रॉस। देखिए एकल संकरण में क्या हुआ था, उन्होंने एक कैरेक्टर को, एक लक्षण को लिया था, उनके दोनों विपरीत गुण वाले पौधे के बीच संकर कराया गया था, हमने उसको एक संकर संकरण बोला था। द्विसंकरण में क्या होगा
इसमें क्या किया, उन्होंने दो कैरेक्टर लिया, यानी दो लक्षण लिया, और दोनों लक्षण के अलग अलग विपरीत गुण, यानी टोटल 4 विपरीत गुण आएंगे, यानी कि दो जोड़ा विपरीत गुण के बीच जब संकरण कराया जाएगा उसको बोलेंगे द्विसंकर संकरण। तो इसमें कह सकते हैं क्या कि दो जोड़ा विपरीत गुण के पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। यानी कि अब क्या लेना है, दो विपरीत कैरेक्टर लेना है, दो कैरेक्टर लेना है, दो गुण लेना है, और उनका अलग अलग जो है विपरीत गुण होगा। जैसे कि हम लेते हैं कि बीज का आकार और बीज का रंग। देखो बीज का आकार ये टोटल गुण है, बीज का रंग ये भी गुण है। अब इसका दो विपरीत गुण है, बीज का रंग, और देखो बीज का आकार की बात करें, बीज का आकार कैसा कैसा हो सकता है वो गोल हो या झुर्रीदार हो। तो हम लिख सकते हैं एक बीज ऐसा होगा, बीज के आकार में इसका दो गुण हो सकता है विपरीत कैरेक्टर, एक गोल हो सकता है, बीज कैसा हो सकता है, गोल हो सकता है, और दूसरा झुर्रीदार हो सकता है, दूसरा झुर्रीदार हो सकता है। बीज की कलर की बात करें, बीज का कलर कैसा हो सकता है, एक हो सकता है पीला कलर और एक हो सकता है हरा कलर। इसमें जो है ये गोल जो है, गोल डोमिनेंट करेगा, गोल क्या होगा, प्रभावी गुण होगा। चलिए हम क्या देख रहे हैं, द्विसंकर संकरण। इसमें अगर आपको परिभाषित करना है तो इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा संकरण जिसमें दो गुण वाले 4 विपरीत गुणों के बीच संकरण कराया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसमें दो गुण, जैसे हम बीज का आकार तथा बीज का रंग लेते हैं। बीज के आकार में बीज का आकार गोल एवं झुर्रीदार हो सकता है और बीज का रंग पीला एवं हरा होगा। इसमें जो होगा गोल जो है, गोल आपका प्रभावी गुण है, ये डोमिनेट करेगा, और झुर्रीदार जो है अप्रभावी गुण है, ये दबा रह जाएगा। उसी तरह बीज का रंग जो है पीला डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा, और हरा रंग जो होगा, हरा रंग आपका अप्रभावी गुण होगा। इसको इंगित करने के लिए हम गोल को लेते हैं कैपिटल R, ये गोल है, और झुर्रीदार के लिए लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। पीला के लिए लेते हैं कैपिटल Y, और हरा के लिए लेते हैं स्मॉल y, ठीक है। हमने इसको इंगित किया है, गोल के लिए ऐसा इंगित करेंगे। अब जो है, अब बीज लेते हैं एक गोल या गोलाकार एवं पीला बीज। ये हमने एक पेरेंट लिया, उसका बीज गोलाकार है और पीला है, और दूसरा पेरेंट है, दूसरा जनक है झुर्रीदार एवं हरा बीज। झुर्रीदार एवं हरा बीज गोलाकार है, तो गोलाकार के लिए हम क्या लेंगे, R कैपिटल R। पीला है, पीला के लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल Y। ये हो गया गोलाकार एवं पीला बीज। अब इसके लिए हम लेंगे झुर्रीदार के लिए कौन सा उपयोग करना है, कैपिटल R, स्मॉल r, और हरा के लिए स्मॉल y। ये पेरेंट होंगे। अब ये जनक हो गए। अब इन दोनों जनकों के बीच हमें जो संकरण कराना है, इन दोनों जनकों के बीच संकरण कराएंगे। अब संकरण करा के हम फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो सभी निकालेंगे, ठीक है। देख लीजिए, देखिए द्विसंकर संकरण किसको बोलेंगे, दो जोड़ा विपरीत गुण के पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो कौन सा, देखो दो जोड़ा विपरीत गुण है, देखो दो जोड़ा विपरीत, एक जोड़ा गोल और झुर्रीदार, दूसरा जोड़ा पीला और हरा, दो गुण लिए, बीज का आकार और बीज का रंग।
तो बीज के आकार में एक गोल होता है, झुर्रीदार बीज हो सकता है। आपने मटर का पौधा देखा होगा, मटर का दाना, अभी मटर का सीजन है, मटर जाके देखिएगा एक गोलाकार बीज होगा, और कुछ झुर्रीदार मतलब चिपका चिपका सा बीज होगा, उसको झुर्रीदार बीज बोलेंगे। और जो है कुछ कोई पीला बीज होगा, मटर का बीज आप निकाल के देखिएगा, पीला बीज हो सकता है, या कुछ हरा मटर होता है, वो हरा बीज हो सकता है। तो हमने गोल के लिए कैपिटल आर और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर का उपयोग किया है। पीला के लिए कैपिटल वाई और हरा के लिए स्मॉल वाई का उपयोग किए हैं। ठीक है, अब जो है दो पैरेंट बना लिए, क्योंकि हमको निषेचन कराना है, मतलब संकरण कराना है, दोनों के बीच संकरण होना है। इसके लिए एक पैरेंट ये लिए, एक गोलाकार और पीला बीज है, एक गोलाकार और पीला बीज, ये एक हमारा हो गया जनक, हो गया पैरेंट हो गया। तो ये इसको इस प्रकार से इंगित करेंगे। और दूसरा पैरेंट है झुर्रीदार एवं हरा, आप इसको मेल मान सकते हैं, या इसको फीमेल, या इसको फीमेल, या इसको मेल। अब इसके बीच परागण की क्रिया कराना है, नया नया पौधा बनाना है। चलिए देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, हम सभी के कमेंट का आंसर जरूर बताएंगे। चलिए अब हमको संकरण कराना है। पहले हम इंगित करेंगे, देखो ये जो इंगित किए हैं ये चिन्ह जो है मेल के लिए है, मेल यानी कि नर है और ये मादा है। ठीक, हमने एक जनक ऐसा लिया, गोलाकार बीज, गोलाकार एवं पीला, गोलाकार एवं पीला लिया। दूसरा कैसे लिए थे, झुर्रीदार, झुर्रीदार एवं हरा बीज। हमने गोलाकार के लिए कैपिटल आर, पीला के लिए कैपिटल वाई, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, और हरा के लिए स्मॉल वाई। ये जो अब ये हो गया, ये हमारा P1 पेरेंट हो गया, ये जनक हो गया, जनक बन गया। अब इसके बीच क्रॉस कराना है, क्रॉस कराने से पहले गेमेट का निर्माण करना पड़ेगा, यानी युग्मक का निर्माण। चलिए युग्मक का निर्माण करते हैं। जब हम इसका युग्मक का निर्माण करेंगे, देखो कौन सा युग्मक का निर्माण हो रहा है, ये गेमेटोजेनेसिस कर रहे हैं, यहां से एगो आर लेंगे, एगो वाई यहां से लेंगे, ये गेमेट हो गया। यहां भी ठीक उसी तरह गेमेट का निर्माण करेंगे, एक कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये गेमेट हो गया। अब ये जो है ये युग्मक का निर्माण हो गया, युग्मक। अब इसके बीच जो है हम संकरण कराएंगे, इसके बीच जब संकरण कराते हैं, ये संकरण हो गया। अगर ये पौधा में निषेचन हो रहा है तो उसको संकरण बोलते हैं, अगर मनुष्य या जीव जंतु होता है उसको निषेचन बोलते, संलयन बोलते, तो यहाँ संकरण बोलते। अब देखो इसके दोनों के बीच संकरण के बाद क्या क्या बन रहा है, एगो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये देखो ये कैसा है, ये बड़की आर है और छटकी आर है, ये बड़की वाई है और छटकी वाई है। ये यहाँ जो है इनमें दोनों गुण है, लाल गोल गोल का भी गुण है और झुर्रीदार का भी गुण है, ठीक है, और इसमें पीला का भी गुण है और हरा का भी गुण है। लेकिन यहाँ जो गोल जो है यहाँ डोमिनेंट कर जाता है, प्रभावी गुण है, इसमें झुर्रीदार दबा रह जाता है, तो इसको बोलेंगे, इसके अनुसार ये कैसा हो गया, गोल हो गया बीज, इसका बीज कैसा हो गया, गोलाकार हो गया, ये गोल हो गया, और एवं, और ये कैसा, ये डोमिनेंट करेगा, ये प्रभावी गुण है, तो यहाँ पीला दिखाई देगा, इसमें छिपा, हरा जो है छिपा रहेगा लेकिन दिखाई देगा पीला, तो ये जगह पीला। तो ये हो गया F1 संतति, F1 संतति आ गया। यानी कि हमने जब पहला F1 पीढ़ी जब आया, F1 पीढ़ी में हमने देखा कि गोलाकार और पीला बीज उत्पन्न हुआ, लेकिन हम तो गोलाकार एवं पीला और झुर्रीदार और एवं हरा बीज का उपयोग किए थे, लेकिन ऐसा बीज हुआ, तो ये सब कहा, ये इसमें छिपा रह गया, छिपा है लेकिन आपस में मिला नहीं। स्वतंत्र अपवहन का नियम यही कहता है, ये आपस में मिल सकता है लेकिन बाद में ये अलग हो जाएगा। चलिए ये F1 पीढ़ी में आ गया, गोलाकार एवं पीला बीज। अब जो है सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग क्या होता है, स्वयं परागण कराएंगे उसको आपस में, यानी कि ऐसा जो पौधा हमको मिला है, इसी पौधा से, इसी पौधा के दो पौधा के बीच सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, यानी कि इसके बीच स्वपरागण कराएंगे। चलिए अब स्वपरागण कराते हैं, देख लीजिए आप लोग। अब स्वपरागण कराते हैं। नीचे में F1 पीढ़ी में क्या आया था हमारा,
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कैसा बीज था? गोलाकार और पीला था, ये भी गोलाकार और पीला है। ठीक है, अब इसके बीच क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने से पहले जो है क्रॉस कराना, ये P2 पीढ़ी हो जाएगा, P2 पीढ़ी, P2 पीढ़ी अगर P2 पीढ़ी हो गया, क्योंकि अब इसके बीच सेल्फिंग करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? सेल्फिंग, सेल्फिंग क्रॉस करा रहे हैं। अब इसमें पहले गेमिट का निर्माण करेंगे। चलो गेमिट का निर्माण करते हैं। अब देखो ये कितना गेमिट का निर्माण होगा? 4 गेमिट का निर्माण होगा। इसमें कितना गेमिट का निर्माण होगा? इसमें भी 4 गेमिट का निर्माण होगा। देखो मैंने गेमिट का निर्माण हम कैसे करेंगे, ये प्रश्न आता है। तो देखो पहले हमें जैसे दिया रहेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसको गेमिट का निर्माण करना है। तो पहले वाले को पकड़ लो, ऐसे पहले वाले को पकड़ लिया, इससे 2 तीर मार दो, 2 तीर मार दी, 2 तीर मार दी। अब देखो 2 तीर मारने के बाद जो है पहले वाले को पकड़े, 2 तीर मार दिए, तो 2 तीर मारने के बाद क्या क्या आ रहा है? एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक बड़की वाई एक छटकी वाई। इससे क्या हो जाएगा? एक कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये 2 गेमिट हो गया। अब देखो अब इसको पकड़ेंगे, छटकी आर को पकड़ेंगे, इससे 2 तीर मार देंगे, उसके बाद क्या है? एक बड़की वाई छटकी वाई, ये हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये जो क्या हो गया? ये गेमिट का निर्माण। अब हम यहाँ गेमिट में लिख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ भी सेम टू सेम वही लिख देना है। चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं। ये हमारा हो गया युग्मक, ये हो गया युग्मक, युग्मक हो गया। अब देखो युग्मक हो गया, अब सभी के बीच निषेचन कराना है। निषेचन कराने के लिए आप जो है अब पन्नेट स्क्वायर बॉक्स का निर्माण करना पड़ेगा। पन्नेट स्क्वायर बॉक्स यानी कि देखो 4 गो युग्मक इधर है, 4 गो युग्मक इधर है, 4 गुना 4 16, 16 पौधा बनेगा। 16 हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मतलब 16 बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक 2 3 1 4, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए इसमें हम लिख देते हैं युग्मक, युग्मक, युग्मक। चलिए, ओहो कोई एक्स्ट्रा बन गया क्या? यहाँ पे युग्मक लिखते हैं। ठीक है, युग्मक, युग्मक में पहला क्या है? ठीक है, ध्यान से उतारना। चलो अब ये बॉक्स बन गया। अब सभी को निषेचन कराना है। निषेचन कराने आता है सभी को? निषेचन कराने आता है? अब देखो निषेचन कराओ, यहां से कैपिटल आर, ये आर, उसके बाद कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, उसके बाद देखो यहाँ पे ये आर, ये आर, यहां से वाई, यहां से वाई, फिर देखो ये इसका और इसका, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई है, देख सकता है। फिर इसको इसके साथ स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर देखो इसका इसके साथ, सब ध्यान से बनाएगा। देखो इसका आर, इसका आर, इसमें गलती होने का चांस रहता है, लेकिन तुम लोग ध्यान से बनाएगा, एक बारी में ये टोटल डाटा जो है बन के तैयार हो जाएगा। अगर देखो समझाने का तरीका हमें हमारा आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
चलिए, अब ये बन के तैयार हो गया। अब सभी को बताना, देखो ध्यान से देखना, हमने क्या कहा था, आर और आर जो होगा उसको भी गोल बोलेंगे, ठीक है, और कैपिटल आर स्मॉल आर है इसको भी हम गोल बोलेंगे, ठीक है। देखो अब जो है स्मॉल वाई कैपिटल वाई है इसको हम पीला बोलेंगे, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसको भी हम पीला ही बोलेंगे, ठीक है। अब जो है देखो स्मॉल आर और स्मॉल आर इसको तो झुर्रीदार बोलेंगे ही, झुर्रीदार बोलेंगे। अब जो है स्मॉल वाई इसको हरा बोलेंगे। इसके अनुसार जो अब बोलते जाएंगे और हम लिखते जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, ये गोल है और पीला है, इनकी ये गोल हो गया, देखो गोल हो गया और पीला हो गया, गोल और पीला, ये भी हो गया गोल पीला, गोल और पीला हो गया। फिर देखो ये कैसा हो गया, ये भी गोल और ये पीला हो गया, यहाँ भी ये गोल और पीला हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखो ये गोल और पीला हो गया, ये गोल और ये हरा हो गया, गोल और पीला हो गया, तो ये गोल और हरा हो गया, यहाँ गोल और पीला हो गया, ये गोल और पीला हो गया, ये झुर्रीदार और पीला हो गया, ये झुर्रीदार और पीला हो गया, देखो ये गोल और पीला हो गया, ये गोल और हरा हो गया, यहाँ देखो ये झुर्रीदार और पीला हो गया, ये झुर्रीदार और हरा हो गया। चलो इतना सबका हो गया। अब जो है अब इसमें हमको लिखना है फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो। देखो ऊपर वाला मिटा देते हैं, ये साइड वाला ऊपर वाला सिर्फ मिटा देते हैं। चलो अब हमको देखना है क्या, इसका फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो। पहले फिनोटाइप रेशियो, देखो फिनोटाइप रेशियो पता है कि वैसे लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है उसको फिनोटाइप रेशियो बोलते हैं, और जीनोटाइप रेशियो वैसे मतलब किसी जीव के जीने संरचना को हम जीनोटाइप रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब फिनोटाइप रेशियो बताना है, देखो फिनोटाइप रेशियो जो आपको बाहर दिखाई देता है, बाहर क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये गोल है पीला है, ये झुर्रीदार है हरा है, ये झुर्रीदार है और पीला है, ये झुर्रीदार और हरा है, ये सभी बाहर दिखाई देने वाला लक्षण है। तो वो क्या होगा, बाहर दिखाई देने वाला लक्षण, उसको हम फिनोटाइप रेशियो में इंगित करेंगे। तो फिनोटाइप रेशियो में क्या क्या आ रहा है हमारा, पहले गोल आ रहा है, गोल और पीला, गोल पीला आ रहा है, और क्या आ रहा है, देखो गोल पीला, और देखो गोल और हरा आ रहा है, गोल और हरा आ रहा है। उसके बाद देखो, उसके बाद झुर्रीदार और पीला आ रहा है, झुर्रीदार और पीला आ रहा है, और लास्ट में झुर्रीदार और हरा आएगा। झुर्रीदार और हरा। अब सबको देखो, सब गिनो, तो गोल पीला 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, यानी गोल और पीला कितना है, 9 गो है, ठीक है। अब गोल और हरा गिनो, गोल हरा, देखो गोल हरा 1 2 3, ये कितना है, गोल और हरा 3 है। गोल झुर्रीदार और पीला, देखो झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2, झुर्रीदार पीला 3, ये भी 3 है। अब झुर्रीदार और हरा 1 है, यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो कितना होता है, 9:3:3:1, यानी 9:3:3:1।
ये हो गया फिनोटाइप रेशियो। ये फिनोटाइप रेशियो कितना हो जाएगा आपका 9:3:3:1। आपको याद रखना है, टोटल पूरा याद रखना है कि फिनोटाइप रेशियो क्या होता है द्विसंकरण का 9:3:3:1। 9:3:3:1 ये याद रखना है। अब जो हम जीनोटाइप रेशियो देखते हैं उसका जीनी संरचना कैसा कैसा है। जीनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो, जब आप इसका जीनोटाइप रेशियो ध्यान से देखिए कि इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, उसका जीनी संरचना इसे जब ध्यान से देखिएगा, देखो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई ये एक टेगो है पूरा 16 में से 16 में सब ये एक ही पीस है, एक ही पौधा ऐसा है। तो ये पहला पौधा हो गया जो कि कैसा होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई अनुपात लगा दिए। उसके बाद देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखो यहाँ भी वैसा ही है, यानी कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यानी कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, और ये कैपिटल आर स्मॉल वाई टोटल 16 में एक ही है। आप लिख सकते हैं आर और वाई। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये दोनों देखो सेम है, सेम दिखाई दे रहा है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये चार देखो सेम है, ये भी चलो सेम हो गया। चलिए उसके बाद देखिए ध्यान से, इसको देखिए और इसको देखिए, सेम दिखाई दे रहा है इसको और इसको। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनुपात। उसके बाद देखिए ये हो गया इसके साथ। अब इसको देखिए आर फिर अनुपात लगाते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, ये इस वाले क्वेश्चन को ये सेम है, ये भी सेम हो जाएगा। और लास्ट में क्या बचा आर वाई। अब सबका अनुपात लिखना है ना। देखिए ये कितना है, ये 1 है अनुपात, ये कितना है ये 2 है अनुपात। ये देखो ये कितना है, कहाँ गया ये कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, ये भी 1 है। इसको देखिए ये कितना है कैपिटल आर, देखिए और ये भी 2 है। और ये कितना है 1 2 3 4, ये 4 है। अब देखिए ये कितना है, यहां से देखिए ये सेम है और ये भी सेम कितना है 2 है अनुपात। और ये कितना है 1 है और ये कितना है 2 है और ये कितना है 1 है। इस प्रकार हमारा जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया, जीनोटाइप रेशियो 1:2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ये क्या हो गया इसका जीनोटाइप रेशियो। क्या हो गया जीनोटाइप रेशियो। हमने द्विसंकरण में क्या देखा, द्विसंकरण में क्या किया, हमने 2 पौधा लिए और दोनों पौधा में हमने 2 गुण सेलेक्ट किए। कौन कौन सा गुण, बीज का आकार और बीज का रंग। ठीक है, बीज का आकार कैसा कैसा हो सकता है, बीज का आकार हो सकता है वो गोल हो या फिर झुर्रीदार हो, गोल या झुर्रीदार हो सकता है। बीज का रंग कैसा हो सकता है, पीला और हरा हो सकता है। अब दोनों के बीच हमने संकरण कराया। जब हमने संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में हमने देखा कि जितने भी पौधे उत्पन्न हुए थे सभी गोलाकार, उनका सभी का बीज गोलाकार और पीला था। उसके बीच हमने उसके बीच सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग यानी स्वपरागण कराया, उन्हीं के बीच स्वपरागण कराया। स्वपरागण करने के बाद हमें जो है 16 पौधे प्राप्त हुए, 16 पौधे प्राप्त हुए। उन पौधों में से हमने देखा कि 9 जो पौधा ऐसे था उनका गोल और पीला था, 3 पौधा ऐसे थे जिनका बीज जो गोल और हरा था,
फिर 3 पौधे ऐसे थे जिनको झुर्रीदार और पीला थे, और एक पौधा ऐसा था जो इसका बीज जो है झुर्रीदार और हरा था। हमने जब जीनोटाइप इस प्रकार से हमने फिनोटाइप रेशियो क्या देखा, 9:3:3:1, और हमने जीनोटाइप रेशियो क्या देखा, जीनोटाइप रेशियो देख सकते हैं कि 1:2:1:4:4:4:2:1:2:1 इस प्रकार से हमने जो डायहाइब्रिड क्रॉस देख लिया, द्विसंकर संकरण देख लिया। आपको ये याद रखना है कि इसमें हमने प्रयोग क्या किया था, कैपिटल आर को गोल इंगित किए हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर को भी गोल कहा है, कैपिटल वाई को पीला कहे हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को भी पीला बोले हैं। देखो स्मॉल आर को झुर्रीदार बोले हैं, और स्मॉल वाई को हरा हमने इंगित किया है। इसमें है ऐसा, यानी कि ये डोमिनेंट करता है, ये डोमिनेंट होते हैं, ये प्रभावी गुण होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका द्विसंकर संकलन समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, कहीं पे प्रश्न पूछना है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी का जवाब दे दूंगा। धन्यवाद। देखेंगे आज हम लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण मतलब क्या होता है कि आपका जो शिशु जन्म लेगा वो नर होगा या मादा, यानी बेटा होगा या बेटी, ये हमें बताना है किस प्रकार से उनका निर्धारण होता है। देखो होता क्या है कि अनेक वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के जीवों पे, जैसे कि ड्रोसोफिला पे और अनेक जीवों पे अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि लिंग निर्धारण का जो प्रोसेस हो रहा है वो क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, यानी गुणसूत्र पर निर्भर करता है ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। तो जब मनुष्यों में देखा गया तो मनुष्यों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कितने जोड़ा? 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। मनुष्यों में कितने जोड़ा गुणसूत्र रहता है? 23 जोड़ा। उन गुणसूत्रों में से 22 जोड़ा जो है, 22 जोड़ा जो है वो एक समान होता है। 22 जोड़ा कैसा होता है? एक समान होता है, जिसके कारण उसको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है ऑटोसोम। क्या बोलते हैं उसको? ऑटोसोम। इसको बोला जाता है ऑटोसोम। ऑटोसोम बोला जाता है, यानी कि एक वैसा गुणसूत्र, जो एक समान होते हैं, वैसा गुणसूत्र जो एक समान होते हैं उसे ऑटोसोम बोला जाता है। और ये कितना जोड़ा होता है? 22 जोड़ा होता है। और इसका 23वां जोड़ा जो है, 23वां जोड़ा जो वो अलग अलग होता है, विपरीत होता है। 23वां जोड़ा को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम इसको कहते हैं लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम, इसका 23वां जोड़ा को क्या बोलते हैं? लिंग क्रोमोसोम। और 22 जोड़ा को जो एक समान होता है उसे बोलते हैं ऑटोसोम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। देखो जब उन्होंने ये बताया था कि कोई भी जीव है, उनका जो लिंग निर्धारण हो रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम कितना है? 23 जोड़ा है, जिसमें 22 जोड़ा ऑटोसोम और एक जोड़ा जो है वो लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग होता है। इसमें जो है एक एक्स होता है और एक वाई होता है, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। अगर हम बात करते हैं इनके 23वें जोड़े की, 23वां जोड़ा में अगर वो नर है, उनके गुणसूत्र में जो क्रोमोसोम होगा वो होगा, एक होगा एक्स और दूसरा होगा वाई। ठीक है। अगर वो मादा है उसमें क्रोमोसोम कैसा होगा? उसमें क्रोमोसोम दोनों एक ही जैसा होगा, यानी एक्स और एक्स होगा। ठीक है। अगर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हो रही है तो लिंग का निर्धारण जो है किस पे डिपेंड करता है? वो नर पे डिपेंड करता है, कि नर पे ही डिपेंड करता है कि आने वाली संतति जो होगा, संतान होगा, वो कैसा होगा, बेटा होगा या बेटी होगा। ये किस पे डिपेंड करता है? नर पे डिपेंड करता है। चलिए
अब हम इसको पैराग्राफ के माध्यम से समझते हैं। हमने देख लिया गुणसूत्र कितना जोड़ा होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक है, जिसमें 22 जोड़ा एक समान होता है, इसको ऑटोसोम बोला जाता है, और 23वां जोड़ा भिन्न होता है, इसको सेक्स क्रोमोसोम या लिंक क्रोमोसोम होता है। और 23वां जोड़ा लिंक क्रोमोसोम क्या है, एक्स और वाई है। अगर वो नर है तो उसमें एक्स वाई है, और मादा है और एक्स एक्स। चलिए अब जो है हम इसको समझते हैं। देखिए एक कोई पुरुष है, एक पुरुष है और ये स्त्री। अब हमें पुरुष में तो पता है 23 जोड़ा होगा, 23 जो यानी 46 गो, 46 होगा। 46 में से जो है आपका जो है वो 44 गो सेम सेम गुणसूत्र ऑटोसोम है, और बचा कितना, 2 बचा है। और ये पुरुष है तो उसमें क्या होगा, एक्स और वाई, ये हो गया इसका गुणसूत्र। स्त्री में कैसा गुणसूत्र होगा, 44 प्लस में एक्स और एक्स। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए, अब इनके युग्मक का निर्माण होगा। इनमें क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, इन दोनों में युग्मक का निर्माण होगा। चलिए युग्मक का निर्माण करते हैं। गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगा, युग्मक जनन की प्रक्रिया होगा। देखिए ये युग्मक बनेगा। युग्मक में क्या होता है पता है ना, आधा आधा जोड़ा हो जाता है। 23 जोड़ा है, सॉरी 23 जोड़ा है, 23 का आधा हो जाएगा। 46 है, 46 का आधा 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कि इसके युग्मक में कितना होगा, देखो इसका आधा क्या हो जाएगा, 44 का आधा 22, और इससे एक आ जाएगा, इससे एक मान लो एक्स आ गया। ये देखो ये पुरुष है, ये स्पर्म हो गया। पुरुष में क्योंकि युग्मक को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा स्पर्म जो है इस प्रकार का होगा, यानी कि पुरुष में 2 प्रकार का स्पर्म पाया जाता है। एक ऐसा स्पर्म जिसमें कि 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम होगा, और दूसरा स्पर्म 22 प्लस वाई वाला। ये क्या युग्मक है। युग्मक में क्या हुआ, उसका जो जितना भी गुणसूत्र उसका आधा हो गया, तभी ना फिर लैंगिक जनन होगा। आधा गुणसूत्र उधर से आएगा, आधा गुणसूत्र इधर से आएगा, और दोनों मिलकर पूर्ण गुणसूत्र बना लेगा। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 22 प्लस एक्स, ये हो गया आपका अंडाणु, 22 प्लस एक्स ये हो गया अंडाणु। यानी ये टोटल आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये सभी युग्मक है। क्या है, युग्मक है, गेमिट है, युग्मक है, ये सभी युग्मक है। अब जो है अब हम निषेचन की क्रिया कराते हैं। देखो यहाँ क्या है, 2 प्रकार का स्पर्म उत्पन्न हुआ, 2 प्रकार का स्पर्म उत्पन्न हुआ शुक्राणु, और यहाँ एक ही तरह का जो है अंडाणु उत्पन्न हुआ है। अब जो है ये स्पर्म जो है, ये स्पर्म इसके साथ निषेचन करता है। पहले इसके साथ निषेचन किया, निषेचन करने के बाद देखो 22 प्लस 22 कितना हो गया, 44 प्लस में यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स, ये जुड़ जाएगा, और ये जुट के जो है एक मादा को पैदा करेगा, यानी एक बेटी को उत्पन्न करेगा, एक डॉटर को उत्पन्न करेगा। इससे क्या होगा, ये बेटी उत्पन्न होगा, बेटी उत्पन्न हुआ। अब देखो फिर जो है इसको जो है इसके साथ निषेचन कराते हैं। अब देखिए यहाँ भी वही होगा, 22 प्लस 22 44, और ये एक्स और ये एक्स। चलिए और ये देखो कैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक्स एक्स दिख रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, बेटी होगी। चलिए उसके बाद जो इस स्पर्म को इस अंडाणु के साथ निषेचन कराते हैं। जब निषेचन होगा क्या बनेगा, 22 प्लस 22 44 प्लस में ये एक्स और वाई, एक्स वाई, और एक्स वाई संरचना किसका होता है, पुरुष का, यानी कि ये कैसा होगा, ये बेटा उत्पन्न होगा। क्या होगा, बेटा। ठीक है, अब देखो ये स्पर्म है, फिर इस अंडाणु के साथ निषेचन कराएंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 22 44 प्लस एक्स और वाई, और ये क्या उत्पन्न हो गया आपका, ये भी हो गया बेटा। इस प्रकार से निर्धारण क्या होता है, लिंग का निर्धारण। देखो पुरुष में क्या हो गया, 23 जोड़ा गुणसूत्र यानी 46 गो, 44 ये है और 45 46 हो गया। उसी तरह स्त्री में भी 44 45 46। ये युग्मक का निर्माण हुआ जब गेमेटोजेनेसिस हुआ, इसमें युग्मक जनन, गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हुआ, ये युग्मक का निर्माण हुआ। युग्मक में इसका आधा हो गया, इसका आधा हो गया युग्मक में,
ये स्पर्म हो गया, ये अंडाणु हो गया। अब इसके बीच निषेचन कराते हैं। निषेचन कराने के बाद अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, मादा होगी, बेटी होगी। ये भी स्ट्रक्चर मादा बेटी, ये हो गया बेटा या नर पुरुष, ये बेटा नर पुरुष। इस प्रकार से लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।